हेलो फ्रेंड, अपन लोग ईएसआर पढ़ रहे थे। ईएसआर में अपन ने बहुत सारा देख लिया, मेन सारे कंसेप्ट देख चुके हैं, बस रिएक्शन करवा रहे हैं जो आप सीख चुके हैं। आज अपन नाइट्रेशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन में जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी, NO2+ होगी। ठीक है, NO2+ होगी और वो ऑर्थो पैरा या मेटा पे लग जाएगी। और कौन सा कब कब मतलब ऑर्थो पैरा पे लगता है, कब मेटा पे लगता है, वो सब आपको पता है, तो कोई रिएक्शन हार्ड नहीं है। एनसीईआरटी ने दिए, बेंजीन दिए। ये एनसीईआरटी ही कवर कर रहा हूँ, आप 11th का एनसीईआरटी वाला चैप्टर है, लास्ट वाला ऑर्गेनिक का, जिसमें इसका है ना, नाइट्रेशन में है ना, रीएजेंट क्या होता है। रीएजेंट ये देखो, याद रखना पड़ेगा आपको, दोनों के दोनों कंसेंट्रेट है। ओके, इसमें HNO3 किसका काम करेगा और H2SO4 किसका काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये काम करता है एसिड का। अब HNO3 भी एसिड ही होता है तो जनरली, लेकिन यहाँ काम करेगा बेस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिएजेंट याद हुए, उसमें क्या था, हेलोजन विथ एसिड या फिर हेलोजन विथ मेटल। और यहाँ है HNO3 और H2SO4 दोनों कंसेंट्रेट, जिसमें HNO3 बेस का काम कर रहा है और H2SO4 एसिड का काम कर रहा है। कुछ भी नहीं होगा। अटैकिंग स्पीसीज कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2+ है, वो अटैक हो जाएगा। बेंजीन है तो बेंजीन पे कोई ऑर्थोपैरा होता नहीं अकेली बेंजीन के ऊपर में, तो कहीं पे भी लगा दिया आपने NO2, काम चल गया। ओके, नाइट्रोबेंजीन बन गया इसका नाम है। ओके, चलो, अब है ना, अपने को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना कैसे होता है वो भी एनसीईआरटी ने समझाया। बोलता है 3 स्टेप होते हैं, GFR, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जनरेशन, फॉर्मेशन, रिमूवल, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन H2SO4 से ही समझते हैं, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन मैं यहाँ अलग से समझाता हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे अपन लोग। अपन ने नाइट्रिक एसिड जब नाइट्रेशन कर रहे हैं तब अपन ने क्या क्या काम में लिया है, अपन एक तो लिया है H2SO4। तो H2SO4 यानी कि H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है। उसके बाद में साथ में क्या लिया है, HNO3 काम में लिया है, HNO3 काम में लिया है ना। तो ये HNO3 काम में ले लिया। अब मैंने बोला था कि ये एसिड का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात भी है और रटनी भी है। तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ देना। तो ये यहाँ से H+ दे देगा, क्या करेगा, H+ हटा देगा, हटाएगा H+। ओके, इस रिएक्शन को मैं यहाँ से यहाँ करवाता हूँ एक ही स्टेप में, ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छी से आएगी। जो मैंने बताई ना ऊपर वाली, वो यहीं लिखाता हूँ मैं। चलो, क्या बोला है मैंने, H2SO4 है, ये H2SO4 है, साथ में क्या है, HNO3 है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, H2SO4 इसमें से एसिड है और ये है बेस। एसिड का काम क्या होगा, एसिड का काम होगा H+ को डोनेट करना, तो ये यहाँ से H+ डोनेट कर देगा। बेस का काम क्या होगा, H+ को एक्सेप्ट करना। हाँ, बेस यही तो करता है। तो यहाँ से तो निकल गया आपका क्या, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है पहली बात तो। ठीक है, पहला स्टेप रिवर्सिबल है। तो यहाँ से H+ निकला, OH, SOO और O नेगेटिव, H+ निकल गया यहाँ से। इसको अगर मैं इकट्ठा करके लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको इकट्ठा करके लिख देता हूँ पूरा। समझ में आया ना आपको, क्या बचा था, HSO4-, एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, ये H2SO4 ही तो था, एक हाइड्रोजन निकल गया। साथ में क्या बना, साथ में बना है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O, एक इससे हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था ये वाला, और एक हाइड्रोजन जो एसिड ने दिया है ना, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये अब ऑक्सीजन ने अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना दिए, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, इसने 3 बना दी, इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मॉलिक्यूल थोड़ा स्टेबल कम रहेगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकलेगा तो वाटर अलग हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, NO2+। और ये NO2+ ही तो अपना इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का हो गया। ये आपको समझ में भी आना चाहिए, आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बन चुके। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। तो एक तो अभी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि अगर HSO4 की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए,
ठीक है। तो अब SHO4 क्या है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए तो क्या होगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी मतलब कि NO2 कम बनेगा, NO2 प्लस कम बनेगा, तो मेन रिएक्शन है नाइट्रेशन, उसका रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में आया हुआ है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था, यदि नाइट्रेशन में KHSO4 अब की ऐसी पोटेशियम लगा दिया, डाल दें तो आप खुद लिख दो, अब डाल दे तो नाइट्रेशन कम हो जाएगा, है ना, नाइट्रेशन कम होने लगेगा। रीजन क्या है, रिएक्शन का प्रोडक्ट आप KHSO4 डाल रहे हो ऊपर से, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब कि नाइट्रेशन कम होने लग गया। तो ये था स्टेप GFR, जनरेशन फॉर्मेशन रिमूवल। पहले क्या किया, ये एसिड था, ये बेस था, एसिड ने H+ दिया और बेस ने S+ ले लिया। लेने के बाद में ये पानी जैसा हो गया, तो यहाँ से पानी ये बाहर निकल गया और ये NO2+ नाइट्रोनियम आयन बन गया अलग से। इसने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह करना है, नाइट्रिक एसिड बेस की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह है और नाइट्रिक एसिड बेस की तरह, ये मैं बता चुका हूँ, आपको लिखा चुका हूँ। उसके अलावा एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, अगला है हेलो एल्केन वाले चैप्टर से मैंने उठाया है क्लोरोबेंजीन। आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 लग जाएगा यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे, जिसमें से पैरा वाला मेजर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता अपने पास में फिनॉल का नाइट्रेशन। अपन ने बोला था जब फिनॉल का हेलोजिनेशन देखा था, ब्रोमिनेशन, तब रिएक्शन बहुत एक्टिव थी। मतलब फिनॉल और एनिलीन जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो वो क्या करते थे, उसमें पोलर सॉल्वेंट में तो बनाते थे 2,4,6 और नॉन पोलर में बना रहे थे ऑर्थोपेरा। यहाँ होगा डाइल्यूट और कंसनट्रेट। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 ले लिया तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनते हैं। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल बनते हैं जब डाइल्यूट लेते हैं तब। ठीक है, और अगर आपने कंसनट्रेट HNO3 ले लिया तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ये 2,4,6 वाला बन जाएगा, और 2,4,6 वाला बनता है पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। कोई सा भी ऑर्डर लगा लेना, ये अगर हो तो उसको सबसे आगे रख देना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, भले कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कुछ भी हो, इसको सबसे आगे रखना है। ये 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये तो समझ में आ गया, कल भी पढ़े थे अपन लोग, डाइल्यूट होता तो ऑर्थोपेरा बनता है, डाइल्यूट मतलब कि नॉन पोलर, और यहाँ कंसनट्रेट है या फिर पोलर बोल दो, तो फिर आपका क्या लग जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा 2,4,6 वाला। इसका नाम याद रहना चाहिए, पिक्रिक एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अपन कुछ ऑर्थो और पैरा वाले के बारे में बातें करते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो होगी इंट्रा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें क्या होगी, इसमें है ना इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट की उल्टी होती है, तो इसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, जल्दी बनेगी। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जल्दी उबल जा रहा, जल्दी उड़ेगा, तो वॉलेटिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसकी वॉलेटिलिटी क्या हो गई, समझ में आ गया आपको। मैं ये 3 पॉइंट जो लिखाए हैं इंपॉर्टेंट है, ये है ना। और ये दोनों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, और बॉइलिंग पॉइंट में जब डिफरेंस होते हैं तो अपन लोग इसको अपन वहाँ पढ़े थे, जब मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टिलेशन, तब मैंने बोला था कि आप इनको है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, सॉरी स्टीम डिस्टिलेशन से। और ये क्वेश्चन आया था 2018 में। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए। ये वाला भी जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वॉलेटिलिटी किसकी ज़्यादा है, और इन दोनों में से एसिडिक ज़्यादा कौन सा है। तो पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होता है ऑर्थो वाला से। रीज़न भी इसका है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन
इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करवा ली आपको। चलिए, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में और पैरा नाइट्रोफिनॉल में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये हो गया सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, एक ये यहाँ पे बोलता है कि पिक्रिक एसिड आजकल है ना इस मेथड से नहीं बनाते, पिक्रिक एसिड इस मेथड से नहीं बनाते आजकल, पिक्रिक एसिड दूसरे मेथड से बनाते हैं। इससे क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इसकी इफिशियंसी है वो कम है। बोला ना, नाउ डेज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। पिक्रिक एसिड बनाने के लिए आजकल अपन लोग क्या करेंगे, पहले फिनॉल लेंगे, ये ले लिया फिनॉल, चलो नीचे लिखता हूँ यहाँ, पहले फिनॉल लेंगे। ठीक है, ये फिनॉल ले लिया, जैसे बोल रहा ना वैसे मैं लिख रहा हूँ और याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, फिनॉल लिया और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं पहले H2SO4 से, और वो भी कंसनट्रेट H2SO4 है। तो क्या होगा, तो बनेगा फिनॉल 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो बनेगा फिनॉल। ये इसका मैकेनिज्म इप्सो सब्स्टिट्यूशन कुछ करके होता है, लेकिन अभी अपन एग्जाम इतना पास में है कि अपन इप्सो पढ़ने बैठेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो आप ये रिएक्शन याद रख लेना, जैसे ये बोला इसने NCERT की है और आ सकती है एग्जाम में। इप्सो सब्स्टिट्यूशन अपने को नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, तो फिनॉल पे क्या लगा, 2 और 1, 2 पे लगा है SO3S, और कहाँ पे लगा है, 4 पे लगा है SO3S। ओके, अब इसके साथ में अब इसका कराते हैं HNO3 के साथ में रिएक्शन, तो क्या होता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है यहाँ पे। ये इसने जो लैंग्वेज लिखी थी मैंने उसको रिएक्शन में बदल दिया है। ठीक है, आजकल पिक्रिक एसिड इस मेथड से बनाते हैं अपन लोग। चलो, एक ये क्वेश्चन है NCERT में, एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में, मैं अभी NCERT ही की थ्योरी है, सारे वहीं से कॉपी पेस्ट कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, NCERT थी। बोलता है अपने को ये 3 रिएक्शन करवानी है। चलो मैं इसको करवाता हूँ पहले। बोलता है मोनो नाइट्रेशन एक बार नाइट्रेशन करवाना है किसका, मिथाइल फिनॉल का। तो पहले फिनॉल बनाते हैं और मिथाइल लगाते हैं, फिर इस पे ऊपर में मिथाइल लगा लिए, कहाँ पे, 3 पे, ये 3 पे। अब देखो यहाँ, और अब इसका नाइट्रेशन कराना है, मतलब NO2+ का अटैक करवाना है। अब आप पहले तो ये बताओ कि इन दोनों में से 2 ग्रुप लगे हुए, इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फिनॉल वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, फिनॉल वाला ज़्यादा रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा, मतलब कि इसके ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ठीक है, तो ऑर्थो वाला भी बना लो और पैरा वाला भी बना लो। क्या लगेगा, NO2, एक ऑर्थो पे NO2 लगा दिया और एक लगा देंगे पैरा पे, ये बन गया प्रोडक्ट। आसान था कि नहीं था? OH के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना था क्योंकि OH ज़्यादा रिएक्टिव है। अगले में 2 बार नाइट्रेशन कराना है। ठीक है, 2 बार नाइट्रेशन कराना मतलब पहले इन दोनों में से पता करो मेजर कौन सा है, तो मेजर तो ये पैरा वाला होगा। ठीक है, तो एक बार तो नाइट्रेशन ये हो चुका है, अब इसी का तो दोबारा करना है। एक बार तो नाइट्रेशन हो चुका है ना, तो बार बार क्यों करवाएंगे वापस इसको। एक बार आप इसका नाइट्रेशन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन जाएगा OH, और ये फिनॉल, और ये CH3, और ये NO2। ठीक है, अब आप इसका नाइट्रेशन कराओगे, इसका फिर से नाइट्रेशन कराना है NO2+ से। ये डबल नाइट्रेशन मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, B वाला। डबल नाइट्रेशन कराओगे तब क्या होगा, पहले ये बनाते हैं वापिस से। अब देखो, अब अपने पास में क्या क्या कंडीशन रही है, एक तो ये कंडीशन रही है और एक ये कंडीशन यहाँ पे लगेगा। रिएक्शन तो अब 3 ग्रुप है, OH है, CH3 है, NO2 है। इन सब में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, OH ज़्यादा रिएक्टिव है, ये है, तो प्रोडक्ट इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, इसके पैरा तो पहले से लगा हुआ है ग्रुप, तो ऑर्थो पे लगा लेते हैं। ऑर्थो एक तो ये वाला रहा, एक ये वाला रहा, तो मैं इस पे नहीं लगा के इस पे लगाऊंगा। रीज़न बताता हूँ, इसके पे लगाया तो क्या हुआ, इसके तो आ गया ऑर्थो पे, OH के तो आ गया ऑर्थो पे, और CH3 के आ गया पैरा पे। सही बात है, CH3 के पैरा पे लगना चाहिए, और NO2 के आ गया मेटा पे। और एक रीज़न ये भी था कि यहाँ पहले से CH3 और OH है, तो इसमें हिस्टोरिक एंट्रेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ रिएक्शन होगी नहीं, कम होगी रिएक्शन। तो अब आपको आ गया 2 बार नाइट्रेशन का अटैक। अगला है मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट।
पहले फिनाइल मिथोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ये बन गया फिनॉल, सॉरी फेनिल मिथेनोएट, मिथेनोएट है ना, फेनिल मतलब कि बेंजीन वाली रिंग और ऊपर एक कार्बन, ये फेनिल है, इसको फेनिल बोलते हैं, CH2 इसको, और अब हो जाएगा OCO CH3, ये बन गया आपका फेनिल मेथेनोएट। और इसका कराना है नाइट्रेशन, और एक बार ही करवाना है। अब आपको पता है इसके ऊपर लॉन पेयर है, तो इसके लॉन पेयर का क्या लगेगा, +M, तो ये कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, OCO CH3, और ये लग जाएगा यहाँ पे पैरा पे, ऑर्थो पे भी लगेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट बताना तो पैरा वाला लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये ईथर का नाइट्रेशन है, कुछ भी नहीं है, ईथर में भी लॉन पेयर है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये, और ऑर्थो पे लग गया और पैरा पे भी लग गया, पैरा वाला मेजर है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बने थे ना, तब पैरा वाला ऑर्थो वाला मेजर बना था। मैं पहले भी बता चुका था कि हमेशा पैरा वाला मेजर बनता है, लेकिन 4 केस में कौन ऑर्थो वाला मेजर बनता है, उसमें से एक फिनॉल का नाइट्रेशन भी होता है। ओके, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद ये एसिड दिया है, तो एसिड इसका क्या लगेगा, -M लगेगा, तो ये कहाँ अटैक करवाएगा, मेटा पे, तो इसने मेटा पे NO2 लगवा लिया, तो मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन गया। नाइट्रेशन अगर आप एनिलीन का करते हैं तो ये फिर से NCERT का डाटा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जेई में तो ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, ये जेई में अभी पूछा हुआ है 2 बार, लेटेस्ट अभी 2020 में पूछा हुआ है, नहीं 2021 में, सॉरी। नाइट्रेशन करवाएंगे इसमें, तो अब देखो वहाँ जब अपन करवा रहे थे ना ब्रोमिनेशन, तो भले अपन डाइल्यूट ले रहे थे, पोलर प्रोटिक ले रहे थे, पोलर नॉन पोलर ले रहे थे, या पोलर एप्रोटिक ले रहे थे, कैसा भी ले रहे थे, हमेशा 2,4,6 वाला बनता था। रीजन ये है कि NH2 हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या दिक्कत हो जाती है कि पैरा, मेटा, ऑर्थो तीनों की तीनों बनते हैं, तो PMO से याद रख दो। सबसे ज़्यादा बनेगा पैरा, कितना बनेगा, 50 से ज़्यादा, 51%, 50 से ज़्यादा। फिर बनेगा मेटा, कितना, 50 से थोड़ा सा कम, और ये कितना बचेगा, जितना बच गया, बाकी कितना बच गया, 2%। ठीक है, PMO से याद रखना है, परसेंटेज भी याद रखनी है साथ में, क्योंकि NCERT का डाटा है, एग्जाम में पूछा हुआ है कौन सबसे ज़्यादा बनेगा। अच्छा चलो, ये तो एनिलीन तो लॉन पेयर है, हाईली रिएक्टिव है, और ये तो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर ये मेटा वाला प्रोडक्ट इतना सारा क्यों बन गया। ठीक है, तो इसका रीजन होता है, यहाँ H2SO4 क्या है, एसिड है, और ये एनिलीन क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, और एसिड क्या देगा, H+ देगा, और बेस H+ ले लेगा। H2SO4 क्या देगा, एसिड H+, और NH2 ले लेगा, और ये बना देगा NH4+, ये बन गया। इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बन चुका है। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी, अब जब मैंने ESR का ऑर्डर लिखा था तो प्लस को सबसे आगे लिखा था, ये वही प्लस है, तो ये हाईली रिएक्टिव बन गया, अब एनिलीन से भी ज़्यादा रिएक्टिव बन गया, तो ये रिएक्टिव बन गया, सॉरी ऊपर आगे माइनस वाले को लिखा था, ये प्लस वाले को पीछे लिखा था, तो ये बन गया है अब मेटा डायरेक्टिंग। कैसा बन गया है, मेटा डायरेक्टिंग। तो बाकी कोई बड़ी बात नहीं थी, एक तो याद रखना कि ऑर्थो पैरा मेटा तीनों बनेंगे। रीजन क्या है मेटा डायरेक्टिंग वाला, कि इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मतलब H2SO4 की वजह से, एनिलीन क्या होता है, प्रोटोनेटेड, मतलब कि H+ ले लेता है फ्रॉम द एनिलीन, और किस में बदल जाता है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, एनिलीनियम आयन में, ये एनिलीनियम आयन। ठीक है, और ये कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसीलिए ऐसा हुआ है, और ये आपके नीट में आ चुका है क्वेश्चन 2 बार। ठीक है, ये रहेगा याद। ओके, उसके बाद में वही, अगर आपको सिर्फ पैरा वाला बनाना तो क्या करोगे, कल मैंने ग्रुप प्रोटेक्शन की बहुत अच्छे से समझाया था, ग्रुप प्रोटेक्शन सेम वही ग्रुप प्रोटेक्शन है। ये हाईली रिएक्टिव है, तो इसका ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, तो ये
इस ग्रुप में बदल जाएगा और ये ग्रुप थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा तो सिर्फ पैरा वाला अटैक करेगा, फिर एसिडिक या बेसिक मीडियम देंगे तो ऊपर से वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कल मैंने डिटेल में समझाया था, सेम वही तरीका है। ओके, तो यहाँ नाइट्रेशन कंप्लीट होता है आपका।